दोस्तों ये स्टोरी का छठा भाग है तो चलिए शुरू करते हैं आगे की स्टोरी। सुबह जब धैर्या की नींद खुली तो उसकी नजर सीधा घड़ी पर गई। टाइम देखते ही वह बड़बड़ा कर उठकर खड़ी हो गई और अपने सर पर हाथ रखते हुए कहने लगी, हम आजकल इतना ज्यादा क्यों सोने लगे हैं। फिर अपने कपड़े लेकर नहाने चली गई। कमरे से आ रही आवाज सुनकर रावी उस ओर देखने लगी और अपने बगल में खड़ी वीरा से कहने लगी, दी आज तो मम्मी और भी लेट उठी हैं। वीरा धैर्या के टिफिन में कोई मेडिसिन मिलाते हुए कहने लगी, हाँ क्योंकि मेडिसिन की पावर थोड़ी ज्यादा है, इसी कारण उन्हें थोड़ी ज्यादा नींद आएगी। रावी ने कहा, मम्मी को बता दें क्या। वीरा टिफिन बंद करते हुए कहने लगी, जब तक वह डॉक्टर ना मान जाए तब तक नहीं बता सकते, चल स्कूल भी जाना है, चेंज करके आते हैं। यह कहते हुए वो रावी को भी अपने साथ कमरे में ले गई। थोड़ी देर बाद वह तीनों टेबल पर बैठकर नाश्ता कर रही थी। वीरा ने देखा कि धैर्या प्लेट में सिर्फ चम्मच को हिला रही है और ना जाने क्या सोच रही थी। उसने अपनी आंखें चढ़ाकर कहा, मम्मी आप चम्मच को खाना खिला रही हो। धैर्या ने जैसे ही वीरा को देखा तो वह अपना सर नीचे कर नाश्ता करने लगी और बड़बड़ाने लगी, हमें तो लगता है यही हमारी माँ है, जब देखो डराती रहती हैं, एक ना एक दिन इसे अच्छे से बताएंगे। वीरा उसकी प्लेट में रोटी रखते हुए कहने लगी, बाद में बता देना। धैर्या ने उसे मुंह बनाकर देखा और कहा, हमें आपसे बात ही नहीं करना। नीचे आकर उसने उन दोनों को स्कूल बस में बिठाया और कहा, आप दोनों का पहला दिन है, स्कूल में ध्यान से पढ़िएगा और नए दोस्त बनाइएगा। और वीरा अब रावी का ध्यान रखिएगा। रावी ने अपनी मम्मी को मुंह बनाकर देखा और कहा, आप तो दी को ऐसे कह रही हैं जैसे मैं छोटी बच्ची हूँ, वह सिर्फ मुझसे 3 मिनट बड़ी है। धैर्या ने प्यार से उसके गालों को खींचा और कहा, ठीक है अब आप दोनों जाइए। फिर बस वहां से चली गई और धैर्या भी ऑटो लेकर अपनी कंपनी की तरफ निकल गई। उसके चेहरे पर अभी भी थोड़ी टेंशन थी। इधर राजवंश कॉर्पोरेशन में वायु अपनी चेयर पर बैठा था। उसके हाथ में एक फाइल थी। सामने करण उसे कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा था। कहा, सर मैम का नाम धैर्या साहू है, उनकी उम्र 24 साल है, वह हमारी इंदौर वाली ब्रांच में काम करा करती थी। उनका एक छोटा सा घर है जिसकी फोटो आपको इस फाइल में मिल जाएगी। मिस धैर्या 2 साल पहले ही अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी और उसके बाद हमारी कंपनी ज्वाइन की थी। यह एक अजीब बात है कि उस छोटी सी ब्रांच से उन्हें यहाँ हेड ब्रांच में अचानक ट्रांसफर कर दिया गया। और सर एक बात है जो अब तक हम पता नहीं कर पा रहे हैं। वायु ने अपना सिर उठाकर उसकी तरफ देखा और आगे कहने को कहा। करण ने कहा, सर हमें मिस धैर्या के उनकी 17 साल से लेकर 18 साल के बीच में कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही। वह उस समय क्या कर रही थी और कहाँ थी हम पता नहीं लगा पा रहे हैं। सिद्धार्थ जो कि सोफे पर बैठा था उसने कॉफी पीते हुए कहा, करण तुमने मेन इंफॉर्मेशन बताई ही नहीं। करण ने मुड़कर सिद्धार्थ को देखा जैसे पूछ रहा हो कि उससे क्या छूटा है। सिद्धार्थ मुस्कुराते हुए कहने लगा, अरे भाई धैर्या का कोई बॉयफ्रेंड या हस्बैंड तो नहीं है। तभी उसने सामने देखा कि वायु उसे घूर रहा था। वह वायु से कहने लगा, यार तू तो नहीं पूछेगा तो मुझे पूछना ही पड़ेगा ना। वह तो उसके इस दुनिया में कम ही दिन बचे हैं। सिद्धार्थ के मुंह से लगभग कॉफी बाहर ही आ गई थी। उसने कहा, भाई थोड़ी सब्र कर, उसे देखकर लगता नहीं है कि उसका सच में कोई बॉयफ्रेंड हो भी सकता है। और तूने उसकी इन्फॉर्मेशन पढ़ी है ना, उसका कोई नहीं है और वह किसी लेडी के यहाँ पहले किराए से रहती थी और उसके बाद अपना छोटा सा घर लेकर, इसका मतलब उसकी शादी भी नहीं हुई है। तभी सिद्धार्थ ने देखा कि वायु अपने लैपटॉप में देख रहा है और वह उसके पास आया और उसने देखा कि वायु लैपटॉप में कंपनी के बाहर की फुटेज देख रहा था। उसने देखा कि धैर्या ऑटो से उतरी और अंदर आने लगी। वायु की नजर थोड़ी गहरी हो गई। यह देखते हुए सिद्धार्थ ने ध्यान से फुटेज को देखा। धैर्या के साथ 2 लड़के चल रहे थे जो उसके कलीग थे। तीनों बात करते हुए अंदर आ रहे थे। धैर्या ने आज ग्रीन कलर का सूट पहना था। उसके अपने हाथों में चूड़ियां, कानों में छोटे छोटे झुमके, कंधे के एक साइड पर्स टंगा था और वह साथ में अंदर आ रहे थे और वह दोनों ही लड़के अजीब तरीके से धैर्या को देख रहे थे। धैर्या लिफ्ट से अपने फ्लोर पर चली गई और अपने डेस्क पर बैठकर काम करने लगी। तभी निशा उसके पास आकर कहने लगी, अरे आज भी तुम कंपनी में आई हो, लगता है तुम्हें यहीं रहकर सजा के तौर पर टॉर्चर जीना होगा। और उसके सामने कई सारी फाइल्स ला दी और कहने लगी, लो तुम्हारी सजा की शुरुआत। निशा ने करण को धैर्य से इतने अच्छे से बात करते हुए देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया था, पर अब वह उसी चीज का बदला उससे लेना चाहती थी। उसने मन में कहा, तुम्हें क्या लगता है तुम अपना भोला चेहरा लेकर किसी को भी पटा सकती हो? मैं भी देखती हूँ, इतना काम दूंगी तुम्हें कि तुम्हारी उंगलियां टूट जाएंगी। धैर्या ज्यादा ध्यान न देते हुए अपने कामों में लग गई। वहां खड़े कुछ मेल एम्प्लॉय आते जाते धैर्या को ही देख रहे थे। धैर्या को थोड़ा अटपटा तो लगा, फिर उसने सोचा कि बड़े शहरों में ऐसा ही होता है।
क्योंकि जब से यहाँ आई है उससे कोई अच्छे से बात नहीं करता था। उसके कुछ ही दोस्त बने थे और ना ही उसे ज्यादा दोस्त बनाना पसंद था। थोड़ी देर बाद उसकी टेबल पर रखा फोन बजा। उसने फोन उठाकर हेलो कहा, पर उधर से कोई आवाज नहीं आई। उसने फिर से कहा, हेलो, क्या आपको कोई काम है? दूसरी तरफ वायु अपने कान पर फोन लगाए आंखें बंद करके खड़ा था और धैर्या की आवाज सुन रहा था। सिद्धार्थ ने उसे हिलाया और कहा कि आगे बोल। यह सब उसने बहुत धीरे से कहा था। तभी वायु अपने होश में आया और करण को फोन देते हुए कहने लगा, उसे यहाँ आने को कहो। सिद्धार्थ उसे अजीब नजरों से देखने लगा, इसलिए मन में कहा, कौन कहेगा यह इंसान खड़े खड़े लोगों को मार डालता है और एक लड़की से बात नहीं कर पाया। वायु ने उसे ऐसे घूरा जैसे वह समझ गया हो कि उसके मन में क्या चल रहा है। सिद्धार्थ खिसियाई हंसी हंसते हुए कहने लगा, अच्छा चलता हूँ, तेरी हीरोइन तो यहाँ आ रही है, मैं कबाब में हड्डी क्यों बनूं? इधर धैर्या कब से फोन पर हेलो कह रही थी पर कोई कुछ नहीं बोल रहा था, इसलिए वह फोन काटने ही वाली थी। तभी वहां से आवाज आई, मिस धैर्या, क्या आप बॉस के केबिन में आ सकती हैं? उन्होंने आपको बुलाया है। यह आवाज अच्छे से पहचानती थी। उसने कहा, क्या अब वह हमें सजा देंगे? करण धीरे से मुस्कुराया और कहने लगा, प्लीज मैम, आप ऊपर आ जाइए, और उसने फोन कट कर दिया। धैर्या ने एक लंबी सांस ली और लिफ्ट की ओर चली गई। निशा उसे ऐसा जाता देख कहने लगी, मैडम कहाँ चली आप? यह काम कौन करेगा? धैर्या ने कहा, हमें करण सर ने बुलाया है, वायु सर हमसे कुछ बात करना चाहते हैं। निशा ने मुस्कुराते हुए कहा, मतलब ऑफिस से निकलने वाली हो? जाओ जाओ। निशा की ऐसी बातें सुनकर धैर्या को और डर लगने लगा। वह जाकर 30 फ्लोर का बटन दबाकर खड़ी हो गई। 1 नंबर के आगे जाते जाते उसकी दिल की धड़कन बढ़ती जा रही थी। लास्ट में लिफ्ट का दरवाजा खुला तो ऐसा लगा कि वह वापस चली जाए। उसने देखा कि करण लिफ्ट के बाहर ही खड़ा है। अब तो वह कहीं जा ही नहीं सकती थी। वह करण के पीछे वापस उसी जगह जाने लगी जहां वह कल गई थी। उसे बहुत ठंडे पानी की बात याद आ गई जिससे उसके हाथ कपकपाने लगे। करण ने उसे देखकर कहा, मैम आप डरिए मत। वो समझ रहा था कि कल जो धैर्या के साथ हुआ उससे वह थोड़ी देर खड़ी हो गई और फिर वह दोनों केबिन में एंटर हुए। अंदर वायु अपनी सीट पीछे की तरफ मोड़े बैठा था। उसने जैसे ही दरवाजा खुलने की आवाज सुनी उसने कहा, बाहर जाओ। करण समझ गया कि यह उसके लिए था। उसने धैर्या को देखकर एक स्माइल पास की और गेट बंद करके चला गया। धैर्या हताश सी उस दरवाजे को देखने लगी और मन में कहने लगी, हमें धोखा दे दिया, हमें अकेला छोड़कर चले गए। अरे कल के दिन तो कमरे में 4-5 लोग थे, पर आज ऐसा लग रहा है जैसे शेर की गुफा में हम अकेले खड़े हैं। वह अपने ख्यालों में ही थी कि तभी उसे वायु की आवाज आई, आपका मन में बात करना हो गया हो तो यहाँ आकर बैठ जाइए। धैर्या ने नजरें उठाकर सामने देखा तो वायु की पीठ उसकी तरफ थी। वह धीमी कदमों से उसके पास वाली चेयर पर जाकर बैठने लगी। चलते समय उसकी पायल थोड़ी थोड़ी आवाज कर रही थी। वायु इस आवाज को सुनकर धीरे से मुस्कुराने लगा। धैर्या ने कहा, हम आपसे पहले ही माफी मांग चुके हैं, क्या आप हमें माफ नहीं कर सकते? वायु ने कहा, सजा तो तुम्हें मिलेगी और तुम्हारी सजा यह है कि तुम मुझे कल मेरे बिहेवियर के लिए माफ करोगी। धैर्या को ऐसा लगा जैसे उसने कुछ गलत सुन लिया है। उसने अपनी नजरें उठाकर सामने देखा। वायु की पीठ अभी भी उसकी तरफ थी। उसने धीरे से अपनी कुर्सी घुमाई और अपनी गहरी नीली आंखों से धैर्या को देखने लगा। धैर्या के दिल की धड़कनें तो मानो थम सी गई थी। वह अपनी नजरें झुका कर बैठी थी। उसे नहीं पता था कि वायु उसे देख रहा था। तभी वायु की आवाज फिर से आई, क्या तुम हमेशा सिर झुकाकर सुनती हो? उसने अपना सर उठाया और अपनी काली आंखों से उसे देखने लगी। जैसे ही उसने वायु की आंखें देखी उसका चेहरा पीला पड़ गया। वो एकटक उसके चेहरे को देखने लगी। उसने मन में कहा, क्या हम कुछ गलत सोच रहे हैं या कैसे हो सकता है? हाँ, या जरूर गलत है इनकी शक्ल। नहीं नहीं धैर्या, इस बारे में मत सोचो। धैर्या अपने ख्यालों में थी कि तभी वायु ने उसे कहा, तुम अपने मन में काफी बातें करती हो। धैर्या अपने ख्यालों से बाहर आई और वायु को देखते हुए कहने लगी, हमें माफ कर दीजिए। वायु ने उसे एक छोटी सी मुस्कान दी और कहा, तुम पहले ही कई बार माफी मांग चुकी हो और मैं तुम्हें कंपनी से नहीं निकाल रहा हूँ। हाँ, बस इतना याद रखना कि जब तुम्हें करण यहाँ बुलाए तो तुम्हें तुरंत आना है। करण वही है जो तुम्हें पहले लेकर आया था। धैर्या ने सिर्फ अपना सर हाँ में हिला दिया, फिर उठकर जाने के लिए खड़ी हो गई। पर जैसे ही वह दरवाजे तक पहुंची उसे वायु की आवाज आई, रुको। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वायु उसके
उसकी तरफ आ रहा था। उसे अपनी तरफ से आता हुआ देखकर धैर्य को डर लगने लगा था। उसने पूछा, सर क्या कुछ रह गया है? वायु ने कुछ नहीं कहा और उसके पास आता रहा। धैर्य अपने कदम पीछे लेने लगी और दीवार से सट कर खड़ी हो गई। वायु उसके एकदम करीब आकर खड़ा हो गया और उसे अपनी तरफ खींचकर उसकी सूट की डोरी बांधने लगा। धैर्य तो जैसे अपने होश में ही नहीं थी। तभी उसके कानों में वायु की आवाज आई, अपने कपड़ों का ध्यान रखा करो। तब धैर्य को महसूस हुआ कि उसकी डोरी खुली हुई थी। अब उसे पता चला कि सारे लोग उसे ऐसे क्यों देख रहे थे। उसने शर्मिंदगी में अपना सर झुका लिया। फिर वायु ने उसे वहां से जाने को कह दिया। उसके जाने के बाद वह दरवाजे को देखते हुए कहने लगा, मैं तुम्हें सजा कैसे दे सकता हूँ? इतनी मुश्किल से तुम मिली हो, अब तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। तभी उसका फोन बजा। उसने फोन उठाया। दूसरी तरफ से निर्मला देवी की आवाज आई, वायु आप पिछले हफ्ते से घर नहीं आए हैं, हमसे एक बार आकर मिल लीजिए, हमें तसल्ली हो जाएगी। ज्योति जो कि निर्मला देवी के पीछे ही खड़ी थी, वह एक अजीब तरह की मुस्कान अपने होठों पर ला रही थी। वायु ने कहा, दादी माँ हम आ जाएंगे। निर्मला देवी को वायु की आवाज को ज्यादा ही नरम लग रही थी। उसकी आवाज में जो हमेशा रूखापन दिखता था वह आज नहीं था। उन्होंने उससे पूछा, हमें बताइए आप इतने खुश क्यों हैं? वायु ने हैरानी से अपने फोन को देखा और मन में कहा, इन्हें कैसे पता चला? तभी उसे फोन से आवाज आई, आपकी आवाज बता रही है कि आप बहुत खुश हैं। चलिए अच्छा है, हम तो आपको हमेशा खुश ही देखना चाहते हैं। क्या आप हमारा एक काम करेंगे? शाम को हर्ष को स्कूल से लेते आइएगा। वायु थोड़ा हिचकिचा कर फिर उसने हाँ कह दिया। इधर देहरादून पब्लिक स्कूल में रावी और वीरा शांति से अपनी क्लास में बैठे थे। सारे बच्चे उन्हें अजीब तरीके से देख रहे थे। वहां आने वाला हर बच्चा एक अमीर फैमिली से बिलोंग करता था, पर वह दोनों ही ऐसी थी जो यहाँ पर स्कॉलरशिप बेस पर एडमिशन लेकर आई थी। वह भी साल के बीच में। कुछ बच्चे उनका मजाक उड़ाते हुए कहने लगे, देखो तो उन लड़कियों को, उन्हें क्या लगता है वह यहाँ पर पढ़ सकती हैं, अपनी गरीबी का फायदा उठाकर आई हैं। दूसरी लड़की ने कहा, तुम सही कह रही हो, तुमने देखा उनके तो शूज भी कितने सस्ते हैं। रावी कब से उनकी बातें सुन रही थी और उसे बहुत गुस्सा भी आ रहा था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा तो तुमने हमारी शूज देखे? तुम लोगों की नजर तो बहुत नीचे निकली। उसकी ऐसी बातें सुनकर वह सारे बच्चे चुप हो गए। रावी भले ही कितनी ही चुलबुली और शरारती थी, जब वह गुस्से में कुछ कहती थी तो किसी के भी कान से खून निकल सकता था। तभी वहां टीचर आ गए। सारे बच्चे उन्हें देखकर शांत हो गए और टीचर ने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। सब बच्चों का ध्यान क्लास में था। रावी और वीरा तो अपनी कॉपी में कुछ कर रही थी। वीरा ने कहा, रावी हमें यह प्रोजेक्ट कर लेना चाहिए। वीरा अपनी कॉपी में रखी उस फाइल को देखते हुए कहने लगी, दी आई डोंट थिंक कि इसमें ज्यादा प्रॉफिट है। देखिए यह काफी छोटी कंपनी है। ग्रैंड पा की जो कंपनी कपड़ा बनाती है उसके लिए हमें कोई अच्छी कंपनी ढूंढनी चाहिए। वीरा ने कहा, यह कंपनी छोटी जरूर है पर यहाँ के कारीगर काफी अच्छे हैं। कंपनी ज्यादा बड़ी नहीं है, हम उनके काम के तरीके तो जज नहीं कर सकते। मैंने शिव को वहाँ की फुटेज निकालने को कहा था और वह लोग नेचुरल तरीके से ही कपड़े को रंगने का काम करते हैं। रावी ने कहा, आपको क्या लगता है, हमें वहां जाकर देखना चाहिए? वीरा ने कुछ सोचा और हाँ कह दिया। फिर दोनों ने अपनी कॉपी बंद कर दी जिसमें फाइल रखी गई थी। जैसे ही उन्होंने नजरें उठाई, उनके सामने वो टीचर खड़ा था जो उन्हें ही गुस्से में घूर रहा था और बाकी सारे बच्चे उन्हें देखकर मुस्कुरा रहे थे। टीचर ने रावी और वीरा को खड़े होने को कहा। उनके खड़े होते ही वह कहने लगा, तुम दोनों नए स्टूडेंट हो ना, तो तुम्हारा ध्यान क्लास में ना होकर कहाँ था? वीरा चुपचाप उस टीचर को देख रही थी, पर रावी ने मुस्कुराते हुए कहा, सॉरी टीचर, हम ऐसा नहीं करेंगे। और वो टीचर पहले से ही थोड़ा चिढ़ा हुआ था। उसने कहा, नो सॉरी, तुम दोनों को पनिशमेंट मिलेगी। वीरा ने घूरकर उस टीचर को देखा और कहा, आप अभी क्लास में इंग्लिश की बुक के चैप्टर नंबर 5 के पैराग्राफ पर थे, जिसमें स्टोरी का कैरेक्टर हमें यह बता रहा था कि उसके डॉग के बीमार हो जाने पर उसने उसकी कैसे देखभाल की। यह सारी बातें वीरा ने इंग्लिश में कही थी, जिसमें से एक भी वर्ड गलत नहीं था। वो टीचर मुंह खोले वीरा को देख रहा था, फिर अपना गला साफ करते हुए कहने लगा, यह अच्छी बात है, तुमने सुना, पर तुम्हें सामने भी देखना चाहिए। यह कहते हुए वह वहां से चला गया। वीरा ने अपना सिर हिलाया और बैठ गई। भले ही उसका पूरा ध्यान अपना प्रोजेक्ट पर था, पर उसके कान अपने टीचर के तरफ ही थे।
उन दोनों का टैलेंट इनक्रेडिबल था। शायद वह दोनों गॉड से कुछ ज्यादा ही गिफ्ट लेकर आई थी जो उनके पास इतना तेज दिमाग था। इधर जब धैर्य अपने डेस्क पर आकर बैठी तो उसने महसूस किया उसका चेहरा अभी भी गर्म और लाल था। उसे अपने साथ हुआ थोड़ी देर पहले का हादसा याद आ गया। उसे वायु की छुअन अपनी पीठ पर अभी भी महसूस हो रही थी। उसने अपने सर को झटका और सोचा, धैर्य काम कर, उन्होंने सिर्फ तेरी मदद की थी। और फिर अपना काम करने लगी। ऑफिस में धैर्य से ज्यादा काम शायद ही कोई करता था, क्योंकि जितना भी पेंडिंग काम बाकियों के पास होता था वह निशा से कहकर धैर्य पर डलवा देते थे और वह फाइल अपने पास वापस लेकर क्रेडिट भी खुद ले लेती थी। इन सब से अनजान धैर्य अपना काम पूरी मेहनत से करती थी। थोड़ी दूर खड़ी निशा घूर कर धैर्य को देख रही थी। निशा के बगल में खड़ी लड़की ने उससे कहा, इतने बॉस के साथ इतनी बड़ी गलती कर दी और यह अभी तक इस ऑफिस में है। आई कांट बिलीव दिस कि बॉस ने इसे माफ कर दिया। निशा चिढ़ते हुए कहने लगी, देखा नहीं तुमने कितनी इनोसेंट बनती है। इसने करण सर को अपने जाल में फंसा दिया है, इसीलिए कल से इसके पीछे पीछे घूम रहे थे और अभी भी सर के केबिन में बुलाने के लिए खुद उसे फोन किया। जरूर उन्होंने ही सर से कहकर उसे माफी दिलवाई है, पर इसे क्या लगता है इसके यहाँ दिन अच्छे जाएंगे? अभी इसे पता चलेगा कि निशा से पंगा लेने का क्या अंजाम होता है। यह कहते हुए वह मुस्कुराने लगी। शाम को 4 बजे एक रोल्स रॉयल कार देहरादून पब्लिक स्कूल के बाहर खड़ी थी। पीछे की सीट से एक आदमी खिड़की के बाहर ही देख रहा था। स्कूल की छुट्टी के बाद कई सारे बच्चे बाहर आ गए थे। सबके चेहरों पर थकावट थी, जैसे ना जाने कौन सी जंग लड़कर आए हों। और कुछ बच्चे मुस्कुराते हुए आ रहे थे, जिन्हें अपने घर वापस जाने की खुशी थी। तभी उस गाड़ी की खिड़की पर किसी ने नॉक किया। ने जब कार की विंडो को नीचे किया तो उसकी आंखें छोटी हो गई। बाहर ज्योति मुस्कुराते हुए खड़ी थी। उसने येलो कलर के क्रॉप टॉप के साथ व्हाइट जींस पहनी हुई थी और साथ ही काफी सारा मेकअप भी किया था। ज्योति ने कहा, वायु जी वाह, हम हर्ष को स्कूल से लेने आए थे पर हमारी कार खराब हो गई। तभी हमें दादी सा ने बताया कि आप भी स्कूल आए हैं, तो क्या आप हमें भी हर्ष के साथ घर छोड़ देंगे? वायु ने उसे ऐसे देखा जैसे वह सब कुछ समझ गया हो कि वह इसने जानबूझकर किया है। वह कुछ कहता उससे पहले ही हर्ष की आवाज आई। अपने कंधे पर छोटा सा बैग टांग दौड़ के उन दोनों की तरफ आ रहा था। पर जब उसने वायु को देखा तो उसके पैर वहीं जम गए। यह पहली बार था जब उसके पापा उसके स्कूल आए थे। वह धीरे धीरे चलकर उनके पास पहुंचा। तब तक वायु भी कार से उतर चुका था। ज्योति ने मुस्कुराते हुए हर्ष को गोदी में लिया और कहने लगी, मेरे बच्चे का स्कूल कैसा रहा आज का? हर्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत अच्छा। और फिर वायु को देखने लगा। वायु का मूड जो ज्योति को देखकर खराब हुआ था, वह हर्ष को देखकर थोड़ा ठीक हो गया था। उसने उन दोनों को गाड़ी में बिठाया और फिर खुद भी बैठने लगा। तभी उसकी नजर दूर बस पर गई जो बच्चों को घर छोड़ने जा रही थी। एक टक वह उस बस की खिड़की को देख रहा था जहां 2 छोटी लड़कियां बैठी थी। दोनों ने ही मास्क लगाया हुआ था, पर वायु दूर से ही उनकी आंखें देखकर बेचैन हो गया था। उसे अपने सपने याद आने लगे। उसने जैसे ही अपना कदम बस की तरफ बढ़ाया, बस आगे बढ़ गई। वह दूर जाती हुई बस को देखने लगा और फिर कार में आकर बैठ गया। यहाँ स्कूल बस में रावी और वीरा ने ब्लैक कलर का मास्क अपने चेहरे पर लगाया हुआ था। बहुत कम ही लोग थे जिन्होंने उनका चेहरा देखा था, क्योंकि वह दोनों इतने बड़े बिजनेस एम्पायर को चलाती थी, इसलिए उनके कई राइवल्स थे। भले ही कोई यह नहीं जानता था कि इस कंपनी की 2 7 साल की ऑनर हैं, पर वह यह पता किसी को चलने भी नहीं दे सकती थी। इसीलिए वह हमेशा अपना चेहरा कवर कर रखती थी। उनके लिए खुद से ज्यादा धैर्य की सेफ्टी जरूरी थी, क्योंकि अगर किसी को उनके बारे में पता चला तो वह लोग उनकी मम्मी को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। थोड़ी देर में वह लोग घर पहुंच गए। घर में आकर उन्होंने चेंज किया। फिर वीरा ने अपने कमरे के ड्रॉर में से एक डायरी निकाली जो कि एक मिनी लैपटॉप में थी। उसमें उसने शिव को एक मैसेज किया। थोड़ी देर बाद शिव उनके घर आ गया था। रावी ने मुस्कुराते हुए शिव को हेलो कहा, पर वीरा बाहर जाते हुए कहने लगी, हमें उस फैक्ट्री को देखने जाना है। रावी ने मुंह बनाकर वीरा को देखा और कहा, क्या आप कभी किसी को भी ग्रीट नहीं कर सकती? वीरा ने कुछ नहीं कहा और आगे चल गई और उसके पीछे रावी और शिव। थोड़ी देर बाद वह लोग एक छोटी सी फैक्ट्री के सामने थे, जिसके सामने एक बड़ा सा मैदान था जहां बड़े बड़े कपड़े सूख रहे थे और कुछ लोग रंग करने का काम कर रहे थे। रावी और वीरा ने अपने चेहरे पर अच्छे से मास्क लगाया और शिव के साथ अंदर चली गई। शिव वहां के मैनेजर से मिलकर बात करने लगा। उसने कहा, हमारे यहाँ एक
प्रोग्राम होने वाला है जिसके लिए हमें कपड़े की ज़रूरत है। क्या आप हमें अपने कपड़े की क्वालिटी और मैन्युफैक्चरिंग दिखा सकते हैं? वह मैनेजर एक 50 साल का आदमी था। उसने बड़े ही प्यार से कहा, जी ज़रूर, वैसे भी हमारी फैक्ट्री में बहुत कम ही लोग आते हैं। अब तो लगता है यह काम जल्दी बंद हो जाएगा। वीरा ने कहा, क्या कोई बड़ी कंपनी आपके साथ काम नहीं करना चाहती? मैनेजर ने उस छोटी सी बच्ची को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, लोगों को ब्रांड दिखता है, काम नहीं। हमारे कारीगर अपने हाथों से कपड़ों को बनाते हैं। यहाँ काम कर रहा है हर इंसान एक परिवार है। यह फैक्ट्री हम सबने मिलकर शुरू की थी, पर धीरे धीरे मुश्किलें बढ़ती गई और आज हम यहाँ हैं। वीरा उनकी बातें ध्यान से सुन रही थी। उसने शिव को देखा और कहा, शिव कॉन्ट्रैक्ट बनाओ। शिव ने यस मैम कहा और अपने लैपटॉप में कॉन्ट्रैक्ट बनाने लगा। वह एक ऑल राउंडर इंसान था। रावी और वीरा के साथ रहते रहते उसे अच्छे से पता चल गया था कि उसे कभी भी कुछ भी करना पड़ सकता है, इसीलिए वह तैयार रहता था। मैनेजर अपने केबिन में बैठे उन 3 लोगों को नासमझी में देख रहा था। शिव ने मैनेजर से पूछा, क्या आपके यहाँ प्रिंटर है? मैनेजर ने हाँ में सिर हिलाया। थोड़ी देर बाद उसके हाथ में एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर था जिसे वह अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके देख रहा था। उसने शिव को देखकर कहा, सर आप श्योर हैं इस पर? रावी ने कहा, हम आपकी मेहनत को आगे ले जाना चाहते हैं, तो अच्छे अंकल आप इन पर साइन कर दो। मैनेजर को यह तो समझ नहीं आ रहा था कि यह लोग कौन हैं, पर इस कॉन्ट्रैक्ट को देखकर उसकी आंखों में पानी जरूर आ गया था। उसने जल्दी से साइन करा और उसे आगे की डिपार्टमेंट में ट्रांसफर करने के लिए भेज दिया। वीरा खड़े होते हुए कहने लगी, ठीक है, अगली बार शिव ही आपसे बात करने आएंगे। मैनेजर खड़ा हुआ और उन दोनों की सर पर हाथ रखते हुए कहने लगा, आप दोनों फरिश्ता हो, हमारी मदद करने के लिए शुक्रिया। वीरा ने बिना किसी भाव के उस मैनेजर को देखा और कहा, मैंने आपकी नहीं, आपके काम की मदद की है और यह सिर्फ मैंने अपनी कंपनी के लिए किया है। यह कहकर वह चली गई। रावी मुस्कुराते हुए मैनेजर को देखने लगी और कहने लगी, दी ऐसी ही है, वह अपनी इमोशंस किसी को नहीं दिखाती, तो आप बुरा मत मानिए, ओके बाय। फिर वह तीनों कार में बैठकर घर के लिए निकल गए। अब तक धैर्या भी घर आ चुकी थी। जब उसने वीरा और रावी को शिव के साथ आते हुए देखा तो उसने पूछा, हमें बताइए आपके साथ कहाँ गई थी? धैर्या के हाथ अपनी कमर पर थे और वह उन तीनों को गुस्से में घूर रही थी। वीरा और रावी एक पल के लिए तो डर गए, आखिर थी तो वह उन दोनों की मम्मी। शिव ने कहा, धैर्या जी वाह, मैं इन्हें थोड़ा घुमाने ले गया था, ये पहली बार आई है ना देहरादून, इसीलिए। धैर्या ने शिव को देखा और कहा, देखिए हम नहीं जानते कि आप इन्हें कहाँ ले गए थे, पर अगली बार से आप हमारी दोनों बेटियों को कहीं नहीं ले जाएंगे। और आप दोनों ध्यान से सुनिए, खबरदार जो हमसे बिना कुछ कहे कहीं गई तो। यह कहते हुए वह घर के अंदर चली गई। रावी ने धीरे से कहा, मम्मा इतने गुस्से में क्यों हैं? वीरा घर के गेट को देखते हुए कहने लगी, हम उनकी हर परेशानी में नहीं जा सकते, कुछ उन्हें खुद हल करना भी पड़ेगा। यह कहते हुए वह अंदर चली गई। शिव उन दोनों लड़कियों को देख रहा था जो बच्चे कम और अपनी मम्मी की माँ ज्यादा लग रहे थे। फिर मुस्कुराते हुए वह भी अपने फ्लैट में चला गया। रात के समय वायु, सिद्धार्थ और तेजस ओपन गेट नाइट क्लब में बैठे थे। तेजस लड़कियों से फ्लर्ट कर रहा था और लड़कियां तो अपने सामने 3 इतने हैंडसम लड़कों को देखकर पागल ही हुई जा रही थी। उनमें से हर लड़की उनके पास आना चाहती थी, पर वहां बैठे एक इंसान का और उनके कदम अपनी जगह पर रोक दे रहा था। वायु अपने हाथ में पकड़ी ड्रिंक को घूर रहा था। उसने ब्लैक कलर की शर्ट और ब्लैक पैंट पहनी हुई थी जिसमें वह पूरी तरह एक डेविल लग रहा था। यह नाइट क्लब भी वायु का ही था। वायु अपना काम हर जगह फैलाकर रखता था। देहरादून में कई ऐसी चीजें थी जो सिर्फ राजवंश कॉर्पोरेशन ने ही बनाई हुई थी। यह वहां का सबसे फेमस नाइट क्लब था। सिद्धार्थ, जो कि कब से वायु को नोटिस कर रहा था, तेजस के जाने के बाद उसने वायु से कहा, अब क्या हुआ है? वायु ने कहा, पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा कि आजकल हो क्या रहा है। उसने एक लंबी सांस ली और अपने हाथ में पकड़ी हुई ड्रिंक पी ली। जब से उसने उस बस में वो नीली आंखें देखी थी, उसे सिर्फ अपने सपने याद आ रहे थे। हर्ष और ज्योति को घर छोड़ने के बाद तुरंत वहां से निकल गया था और तब से सिद्धार्थ और तेजस को अपने साथ इस नाइट क्लब में बैठा हुआ था। सिद्धार्थ ने अपने हाथ में पकड़ी बियर का ग्लास उसकी आंखों के सामने हिलाते हुए कहा, भाई तू बहुत सपने देखता है, पर अभी तू सोया नहीं है, तू जल्दी बता मुझे क्या हुआ है। वायु ने कहा, आज मैं हर्ष को लेने गया था तो मुझे वहां की स्कूल बस में 2 बच्चे दिखाई दिए, नहीं 2 लड़कियां दिखाई दी। दोनों ने ही मास्क लगाया था, पर उनकी आंखें यह वही आंखें हैं जो मुझे धैर्या के साथ सपने में दिखती हैं। सिद्धार्थ ने उससे कहा, भाई तू बहुत सोचने लगा है, तुझे तेरी एंजल मिल गई ना?
वायु ने कहा, बात वह नहीं है, यह धैर्य के बारे में ही है। उसका सपने में आना एक अलग बात है और उन दो बच्चों का सपने में आना अलग बात है। आज जिन दो बच्चों को मैंने देखा उनकी आंखें बिल्कुल मेरे सपने के जैसी थी। सिद्धार्थ, मैं क्या करूं? सिद्धार्थ वायु की हालत समझ रहा था और उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसने कहा, सब टाइम पर छोड़ दे। आई थिंक धीरे धीरे सब कुछ तेरे सामने खुद आ जाएगा। जस्ट वेट एंड सी कि आगे क्या होने वाला है। वैसे तूने बताया नहीं, तुम्हारी दूसरी मुलाकात कैसी रही? मैंने दूर से देखा, धैर्य के गाल बड़े गुलाबी दिख रहे थे। आखिर ऐसा भी क्या कर दिया था तूने? यह कहते हुए वो शरारती तरीके से मुस्कुराने लगा था। सिद्धार्थ की बातें सुनकर वायु को कल वाला इंसिडेंट याद आ गया। उसे ऐसा लग रहा था कि उसे अभी भी धैर्य की खुशबू आ रही है। उसने कुछ नहीं कहा और सामने देखने लगा जहां तेजस कुछ लड़कियों के साथ डांस कर रहा था। क्या होगा आगे जानने के लिए प्लीज दोस्तों चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें ताकि जब भी वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिले। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ। जय हिंद।